प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। मैं बबीता मेहरोत्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली, मुरादाबाद से। बच्चों, आपने बचपन में बहुत सारी शैतानियाँ की होंगी। कभी पेपर को फाड़ा होगा तो कहीं पेपर को जलाया होगा, कभी मोमबत्ती में फूंक भी मारी होगी और गुब्बारे को फोड़ा भी होगा। कभी खेल खेल में आपकी बॉल किसी के घर में, किसी की खिड़की पर, कांच को आपने तोड़ा भी होगा। तो कभी आपने सोचा कि ये सब क्या है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। जब आप कागज को फाड़ रहे हैं, आपने एक पेपर लिया, और पेपर को आपने फाड़ दिया। तो पेपर को फाड़ने के बाद में अभी आप क्या देख रहे हैं? ये पेपर ही है, उसका साइज बदल गया है, उसका आकार बदल गया, लेकिन पेपर पेपर ही रहता है। अगर अब इस पेपर को मैं माचिस की सहायता से जला दूं तो जलाने के बाद क्या होगा? ये राख बन जाएगी। आप रबड़ बैंड लीजिए, उसको खींचिए, खींचने के बाद छोड़ दीजिए, वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी, सामान्य दशा में लौट आएगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी सामान्य दशा में नहीं लौटते हैं। आपने कांच को तोड़ दिया तो आप सोचें कि कांच जो टूट गया है उसको आप फिर से जोड़कर कांच बना देंगे, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार के परिवर्तन हुए, एक आपके भौतिक और एक रासायनिक। एक में नए पदार्थ नहीं बनते हैं और एक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। तो बस आज का हमारा जो विषय है, हमने अपनी पिछली कक्षा को कोरिलेट करते हुए उसी में से एक विषय वस्तु को चुना है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, हम छोटी कक्षाओं में होते हैं, तो हम छोटे छोटे परिवर्तन पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे ज्ञान का स्तर, हमारी कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम नए नए नित्य प्रयोग करते रहते हैं, नवीन प्रयोग करते रहते हैं। तो आज हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत चर्चा करेंगे, बात करेंगे छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा, किसकी? रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार की, कि किस प्रकार से पदार्थों से नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए, सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे आप रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आप देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने पदार्थ लिए, उनको आपस में जोड़ दिया और एक नया पदार्थ बना, तब आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल, हमने A लिया था, हमने B लिया था और इनको हमने जोड़ दिया तो एक नया पदार्थ बनकर आ गया C। तो आपका A प्लस बी इक्वल्स टू आपका C। लिए थे आपने A और B और बन गए आपके C। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसके बाद आता है अभिकारक और उत्पाद। किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमें अभिकारक भी चाहिए और उत्पाद को भी समझना है। A और B वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जो पदार्थ आप ले रहे हैं, वे पदार्थ आपके कहलाएंगे अभिकारक। और जो पदार्थ बनकर आ रहा है, आपने A और B को जोड़ा, A और B की अभिक्रिया कराई, C बनकर आया, इसका मतलब हुआ कि C है आपका उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रतिभाग करते हैं, जो भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो बनकर आते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से प्रकार हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के होते हैं। हमने आपको बताया कि नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ कैसे बन सकता है? नए पदार्थ बनने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका, दो पदार्थ लिए और दो पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बन गया, ये भी एक तरीका हो गया। हमने एक पदार्थ लिया और उस पदार्थ को तोड़ दिया और वो अलग अलग पदार्थों में टूट गया, ये भी एक तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को धक्का दे दे, उसको वहाँ से हटा दे, और जब ये इसको हटा देगा तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और नया पदार्थ बन जाए। हो सकता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, हो सकता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए।
मीन्स हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम नए पदार्थ को बना सकते हैं। आज उपचारात्मक शिक्षण की इस कक्षा में हम उन्हीं तरीकों को प्रयोगों के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन और चौथी रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं और भी होती हैं, लेकिन आपकी कक्षा के अनुसार आज हम 4 प्रकार की अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे और इनको प्रयोगों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से संयोजन, वियोजन, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। ये एक छोटा सा प्रयोग है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक कुछ धातु का एक रिबन सा दिखाई दे रहा है, जैसे कि बच्चे लड़कियां अपनी चोटी में डालती हैं एक रिबन, ऐसे ही एक रिबन है जिसे हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। मैग्नीशियम का संकेत सब जानते हैं Mg होता है। ये मैग्नीशियम रिबन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फोटो में, इस स्लाइड में आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ मैंने इस मैग्नीशियम रिबन को जलाया है। यहाँ मैग्नीशियम रिबन को आप जैसे ही जलाएंगे तो जलाने के बाद मैग्नीशियम जब जलेगा या कोई भी पदार्थ जब वायु में जलता है तो आपको पता है कि उसके लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या जलने में ऑक्सीजन गैस सहायता करती है। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया ऑक्सीजन के साथ, तब इसने हमें एक नया पदार्थ बना दिया, एक नया पदार्थ दे दिया जिसका नाम MgO, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ गए दोनों आपस में और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो लिया था आपने मैग्नीशियम, जलाया था ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन जलने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये सफ़ेद रंग की एक ज्वाला दिखाई दे रही है और नीचे की तरफ आपको सफ़ेद रंग का पाउडर भी इकट्ठा दिखाई देगा। उस पाउडर को ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। वह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बनकर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ हमने सीखा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, ये मुख्य बिंदु है कि हमने पदार्थ तो बहुत सारे लिए, लेकिन बनकर केवल एक ही पदार्थ आए। आपने मैग्नीशियम भी लिया, आपने ऑक्सीजन भी लिया, लेकिन जो हमारा उत्पाद है वो केवल एक ही बनेगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और केवल एक पदार्थ बने, तब उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हुई, दोनों मिल गई और ये बन गया, कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा कोई भी प्लस का साइन इसमें नहीं आएगा। मीन्स A + B = C, C के साथ B नहीं आएगा, प्लस में कुछ भी नहीं आएगा, केवल और केवल एक पदार्थ बनेगा, तब वह कहलाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। सभी को समझ में आ गया? आगे अभी अपने एक एग्जाम्पल और लिया है, C + O2 = CO2। आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पेपर को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यहाँ पर भी आपने क्या किया, एक पदार्थ लिया, दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कराई और केवल एक पदार्थ आपका बनकर आया। तो आज हम समझ गए कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर केवल और केवल एक ही उत्पाद देते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। हम आगे की तरफ चलते हैं, अपनी दूसरी कैटेगरी, दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। आपका एक पदार्थ था, ये पदार्थ आपने इसको तोड़ा, और तोड़ने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इसे तोड़ सकते हैं। आपने तोड़ा, हो सकता है ये 2 पदार्थों में टूट जाए, हो सकता है ये 3 पदार्थों में टूट जाए। एक बड़ा पदार्थ जब टूट जाता है और टूटकर नए पदार्थ बना लेता है, तब हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप किसी भी तरह से तोड़ेंगे, तोड़ने के भी 3 तरीके हैं। कैसे? आप पदार्थ को गर्म कर दीजिए, पदार्थ आपका टूट जाएगा।
आप पदार्थ को विद्युत दे दीजिए, लाइट पास कर दीजिए, करंट पास कर दीजिए, पदार्थ टूट जाएगा। आप पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बहुत अधिक ऊष्मा होती है, तो अगर आप पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तब भी वह आपका टूट जाएगा और आपकी वियोजन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो संयोजन और वियोजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हुई बच्चों, मतलब एक दूसरे के उल्टी हुई। एक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जोड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण कहेंगे या महत्वपूर्ण है हमें याद करने में, कैसे कि हम संयोजन को याद कर लें और उसको हम उल्टा कर दें तो हमारी वियोजन हो जाती है। संयोजन से ही हम वियोजन का उदाहरण भी आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसको एक छोटे से प्रयोग के द्वारा करेंगे, और ये एक ऐसी अभिक्रिया है विस्थापन, जिसे आप जब तक आप विज्ञान पढ़ेंगे, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया को आप पढ़ते रहेंगे। तो आज हम इसको एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। पहले एक मैं छोटी सी गतिविधि यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा खड़ा है। आपने क्लास के किसी बच्चे को हम कहेंगे कि आप इधर आइए, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चा यहाँ पर है। उसके बराबर में हमने क्या किया, एक बहुत दुबले पतले वीक स्टूडेंट को खड़ा किया। अब वो जो स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा है वो चाहता है कि मैं वीक वाले बच्चे की जगह पर आ जाऊं, इसकी सीट वो लेना चाहता है। होता भी है, छोटे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि आप में ही आपने देखा होगा कि एक होड़ लगी रहती है कि आज मैं आगे बैठूंगा, आज मैं आगे बैठूंगा। तो जो स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा है वो क्या कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग वाला बच्चा उस वीक वाले बच्चे को पुश कर देगा, धक्का दे देगा, और धक्का देके वो उसकी जगह आ सकता है। बस यही हमारा विस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है कि एक अधिक क्रियाशील दूसरे कम क्रियाशील को, एक मजबूत क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा दे। देखिए कैसे हटा दे। विस्थापित का मतलब होता है हटाना। यहाँ पर आपको एक फिगर भी हमने दी है, और इस फिगर को अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। मैंने क्या किया है, इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में घोल लिया। पहले से मैंने इसको तैयार रखा है। तो ये आपका फ्रेशली ताज़ा बनाया हुआ कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये कॉपर सल्फेट ये सॉलिड होता है बच्चों, ये ठोस होता है, और ये इसको हमने घोलकर इसका विलयन तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एक नई लोहे की कील लेंगे। सबने देखी है, सबके घरों में होती है। ये लोहे की कील है, बिल्कुल आप देख रहे हैं चमक रही है। चमकने का कारण जानते हैं आप कि ये धातु है, इसीलिए चमक रही है। अब आप क्या करेंगे, इस लोहे की कील को आप इस विलयन में डुबा कर रख दीजिए, डिप करके रख दीजिए। अब हम इस प्रयोग को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। सब बहुत ध्यान से देख लीजिए। कॉपर सल्फेट का विलयन है नीले रंग का। हमने इसमें एक लोहे की कील डाल दी है, और लोहे का संकेत सब जानते हैं Fe होता है। लोहा मीन्स आयरन, आयरन Fe। और इसको बिना डिस्टर्ब किए हमने इस प्रैक्टिकल को इसको यहाँ रख दिया। थोड़ी देर के बाद अब क्या परिवर्तन होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये अभी हम 5-10 मिनट के बाद अपनी इसी कक्षा में इसको ऑब्जर्व करेंगे। एक छोटा सा प्रयोग और इसी के साथ में करूँगी। फिर से मैंने कॉपर सल्फेट का ही विलयन लिया है, उसी तरह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, ताज़ा बनाया हुआ है। अब मैं तत्व को चेंज कर दूंगी, और इसके लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही देखने में आकर्षण चमकीली धातु। देखिए ये सब आप देख सकते हैं, ये मेरे पास धातु है और ये आपको दिखाई दे रही है। ये धातु है बेटा जिंक। जिंक जिसका संकेत होता है Zn, जस्ता जिसे हम कहते हैं। तो ये आपका जिंक है, जस्ता इसे आप कहेंगे। इसका भी हम एक प्रयोग करेंगे, और इस टेस्ट ट्यूब में अपने इन छोटे छोटे जिंक के टुकड़ों को इस टेस्ट ट्यूब में डालकर रख देंगे।
आप देख लीजिए इसका कलर अभी आपको सिल्वर मीन्स चमकती हुई ये जिंक धातु आपको दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल के समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट ट्यूब डिस्टर्ब नहीं हो, सॉल्यूशन हिले नहीं, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अभी हमने इसको भी इसमें डिप कर दिया है और इसको भी अपने दूसरे प्रैक्टिकल के साथ रख दिया है। प्रैक्टिकल प्रयोग और अच्छे रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। जब रिजल्ट आएगा हम फिर से इस स्लाइड पर आएंगे। अभी हम आगे चलते हैं जब तक हमारा इस प्रैक्टिकल का रिजल्ट आता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। विस्थापन को अभी हम इसके बाद डिटेल में बात करेंगे जब तक हमारा थोड़ा सा उसका आउटपुट हमें मिल जाए। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपने छोटी क्लास में एक अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, और एक अभिक्रिया पढ़ी है बच्चों अपचयन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वह ऑक्सीकरण हो जाता है। हम कहते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों दैनिक जीवन में जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे। भी मैं आपको बताऊंगी तो आप देखेंगे कि अरे मैडम हमने तो कभी ध्यान नहीं दिए, लेकिन सब ने देखे होंगे। तो जब किसी पदार्थ के पास या पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि अगर किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन हट जाती है तब हम उसे अपचयन कहते हैं। हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हो गया। तो कितनी आसान सी बात है बेटा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। बहुत सिंपल सी है। जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तब इसी ऑक्सीकरण अपचयन को हम और अधिक विधियों के द्वारा सीखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर सीखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर सीखते हैं, आयन के आधार पर सीखते हैं, बहुत सारे आधार हैं। लेकिन चूंकि हमारी उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा चल रही है, उस कक्षा के अनुसार हमें ये सीखना है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। अब क्या होगा, हो सकता है कि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो जाएं, एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए और उसी समय में दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाए, तो ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ। तो इसे क्या नाम दिया? बस उसी को हमने अपनी फोर्थ जो हमने अपना प्रकार लिखा था रासायनिक अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको हमने रेडॉक्स कहा। जब किसी अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, मतलब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने इसको भी समझ लिया। एक उदाहरण आपको दिया गया है, जिंक ऑक्साइड के साथ हमने कार्बन की अभिक्रिया कराई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है और जाकर इस कार्बन को मिल गई, कार्बन के साथ जुड़ गई। तो यहाँ तो जिंक बन गया और यहाँ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो एक में से ऑक्सीजन हट गई और दूसरे में जाकर जुड़ गई। इसका मतलब एक का ऑक्सीकरण हो गया और दूसरे का अपचयन हो गया। इसलिए अभिक्रिया आपकी हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम अपना फिर से विस्थापन पर आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट आ गया होगा। हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। ये बहुत जल्दी अभिक्रिया हो जाती है। तो आप सभी देखिए, अगर ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें तो ये जो ब्लू कलर है ये धीरे धीरे लाइट हो रहा है। और ये बहुत देखिए, नीचे से आप देखेंगे तो जो सिल्वर कलर की आपकी धातु थी, जो आपने इसमें जिंक धातु डाली थी, वो धीरे धीरे ब्राउन हो रही है। मैं अभी इसको बाहर भी आपको निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि बाहर से बिल्कुल चमकीली थी। आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में ये फ्रेश भी है और ये आपको देखिए रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई है। रिएक्शन दिख रही है कि देखिए कुछ ना कुछ ब्राउन। अभी मैं बाहर निकालूंगी तो आप कहेंगे हाँ मैम ये तो दिखाई दे रहा है। अभी इसको और भी रख देते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अभी दूसरा भी देखते हैं, क्या इसमें भी कुछ हो रहा है। वेरी गुड, आप इसमें भी देखिए।
अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि आपने ब्लू कलर का, नीले रंग का विलयन लिया था और यहाँ पर कुछ कोटिंग सी आ गई है, कुछ जम रहा है। क्या हमारे बीकर में भी जमना शुरू हो गया है? आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ से आपको भी नीचे कुछ ब्राउन कलर का जमना शुरू हो गया है। रिएक्शन शुरू हो गई है, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई है। और अभी हम इसको निकाल लेते हैं, चलिए आपको दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको फिर कंपेयर करें अपनी एक नई कील के साथ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इतने भाग को हमने डिप किया था, इतने भाग पर एक कत्थई रंग की कोटिंग आपको दिखाई दे रही है। हम इसको अभी रख देते हैं क्योंकि अभी हमारी अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। विलयन का रंग अभी फेड नहीं हुआ है, टर्न अप नहीं हुआ है, चेंज होगा अभी। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे बिकॉज ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगी सक्रियता श्रेणी पर। कक्षा 10 में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका पूरा एक लेसन है सक्रियता श्रेणी का। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? हम जानते हैं हमारा एक पार्ट है धातु, अधातु और उपधातु का। कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। कैसे? आप उन्हें जरा सा पानी मिल जाए, जरा सी हवा मिल जाए, एकदम क्रिया कर लेती हैं। कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं जिनके ऊपर थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, और कुछ धातुएं निष्क्रिय होती हैं, वो बहुत देर में जाकर अभिक्रिया करती हैं। तो सारे तत्व एक समान क्रियाशील नहीं होते हैं, कुछ बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और कुछ कम और कुछ उससे भी कम होते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या मतलब हुआ? ये सक्रियता श्रेणी हम क्यों पढ़ रहे हैं? सक्रियता श्रेणी इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, धातुओं को उनकी घटती हुई +2 माइनस घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर रखेंगे तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी और उस श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहेंगे। आप हायर क्लासेस में वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी इसे कहते हैं। किसके आधार पर बनाई गई? वहाँ पर हम इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको हाई स्कूल के स्तर के हिसाब से, उपचारात्मक के हिसाब से बताएंगे कि जब धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता की कौन धातु कितनी जल्दी अभिक्रिया करती है, कितनी देर से अभिक्रिया करती है, उसके आधार पर हमने एक श्रेणी बनाई है। इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, कॉपर है। आप देख रहे हैं ये घटती हुई है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मरकरी आएगी, मरकरी के बाद सिल्वर आ जाएगा और सिल्वर के बाद आपका गोल्ड आ जाएगा। ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे इन धातुओं की क्रियाशीलता कम होती जा रही है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया करने की जो दर है वो कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से एक श्रेणी बन गई, एक सीरीज बन गई जिसको हमने कहा सक्रियता श्रेणी। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है तो आप एकदम कहेंगे सोडियम, उससे कम पोटेशियम और उसके बाद आपका सोडियम। फिर हम चलेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सबसे नीचे आ जाती है आपकी गोल्ड। सभी जानते हैं कि हम सिल्वर, सोने के, चांदी के आभूषण पहन पाते हैं। अगर ये बहुत अधिक क्रियाशील होते तो इसके गहने बन ही नहीं पाते। तो इसके आधार पर ये विस्थापन अभिक्रिया आधारित होती है। कैसे आधारित होती है अब आप इसको समझेंगे। मैंने अभी आपको एक गतिविधि बताई थी कि एक मजबूत बच्चा एक स्ट्रॉन्ग वीक को हटा देता है। बस यही आपको याद रखना है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से हटा सकती है। केवल 3 लाइनें आपको याद रखनी है। अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से हटा सकता है और हटाने की क्रिया करता है तो वो विस्थापन कहलाती है। जैसे हम आपको Fe और कॉपर दे दें तो
आप समझ गए होंगे कि Fe कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब कभी भी Fe कॉपर को उसके विलयन से हटा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि कॉपर आयरन को हटा दे तो वो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उससे कम क्रियाशील है, वो आपका क्रियाशील नहीं है। ऐसे ही अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो आप फिर समझ गए कि कॉपर सिल्वर को तो हटा सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को उसके विलयन से नहीं हटा सकता, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कॉपर के नीचे सिल्वर आता है। इसी आधार पर हमने अपने दो प्रयोग किए। पहला प्रयोग, अब हमारा रिजल्ट आ चुका है। हमने यहाँ पर लिया था लोहे की कील ली थी, मीन्स आपका आयरन लिया था, Fe लिया था। इसको हमने डिप किया था कॉपर सल्फेट के विलयन में जो नीले रंग का होता है, और आप देखिए ऊपर से विलयन का रंग चेंज होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो ब्लू था वो धीरे धीरे टर्न होकर देखिए ग्रीन का शेड इसमें आ रहा है, और बहुत अच्छा यहाँ से अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ग्रीन, आप सब देख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये आपको ग्रीन यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपका ये चेंज हो गया। और चेंज कैसे हो गया? अभी आपने देखा कि सक्रियता श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर है, तो सक्रिय कौन हुआ बच्चों? सक्रिय हुआ आयरन। तो इसने क्या किया, जैसे इसे वीक दिखा, वीक मतलब कॉपर दिखा, इसने इसको यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद इसकी जगह इसने खुद ले ली, ये जगह ले ली, और कॉपर को इसने सेपरेट कर दिया। और यही जो सेपरेट कॉपर हुआ वह आपको देखिए यहाँ पर ये ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर की तरफ ये विलयन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये कैसा हो जाएगा? आप देख सकते हैं चित्र में, ये आपका ब्लू था और अब आपका ये ग्रीन हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ी देर और रख देते हैं तो पूरा विलयन ये ग्रीन हो जाएगा, और सारी कॉपर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अगर मैं इसको किसी पेपर पर ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने आयरन नेल ली थी, लोहे की कील ली थी जिस पर कुछ नहीं था। अब मैं इसको देख रही हूँ तो यहाँ पर ये पूरी कॉपर निकलकर, जिसे हम तांबा कहते हैं, इस लोहे ने इस तांबे को हटा दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको तांबा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से एक अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को उसके विलयन से हटा दिया, और इस अभिक्रिया को ही हमने क्या कहा बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके विलयन में से हटा देता है, उस अभिक्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। इसके बाद हमने एक और विस्थापन का उदाहरण लिया था। इसको भी हम चाहें तो आपको मैं इसे निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपने सिल्वर कलर की धातु ली थी, जिंक लिया था, और ये आप देख रहे हैं, अब आपको बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ब्राउन कलर का हो गया, ब्राउन कलर का। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सिल्वर आपने इन्होंने एक रॉड फॉर्म में लिया है, और ये पूरा यहाँ पर कॉपर कलेक्ट हो गया है। और धीरे धीरे अगर हम इसको अभी छोड़ देंगे, अभी हम केवल आपको दिखाने के लिए हमने किया है, हम इसको फिर छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि पूरा जो हमारा विलयन नीले रंग का था वो विलयन आपका पूरा वाइट हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। तो इससे भी हमें क्लियर हो गया कि जिंक धातु सक्रियता श्रेणी के आधार पर कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए जल्दी से जाती है और इसको यहाँ से हटा देती है, और हटाने के बाद इसकी जगह ले लेती है और कॉपर को तांबे को अलग कर देती है। तो इस प्रकार से आज हमने विस्थापन क्रिया के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझा कि किस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ हमने बात की रासायनिक अभिक्रिया की बच्चों की, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और छोटे छोटे प्रयोग। एक और प्रयोग है हम कर सकते हैं, आप अपने विद्यालय में एक प्रयोग और हम कर सकते हैं कभी। एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़े लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसे? हम जिंक ले लें, जिंक वही जो हमने अभी लिया था, और इसके साथ हम सल्फ्यूरिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल जिसे हम कहते हैं, H2SO4 इसके साथ मिला दें, तो ये अभिक्रिया भी बहुत अच्छी होती है बच्चों। कभी समय होगा तब मैं आपको इसे करके दिखाऊंगी कि इस अभिक्रिया में भी बहुत कुछ हम सीखते हैं, कि जैसे आप देखेंगे कि जिंक एकदम से अभिक्रिया करती है और परख नली में से आपको कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, धुआं सा दिखाई देता है, बबल्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि समथिंग हैपनिंग देयर, कुछ हो रहा है वहाँ पर। क्या हो रहा है? वहाँ पर अभिक्रिया हुई, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई कि जिंक ने जाकर हाइड्रोजन को हटा दिया और अपनी जगह बना ली। ये भी विस्थापन है एक तरह से, और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर निकलती है। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसके साथ भी बड़ा अच्छा बेटा है कि हमने इसमें लिया, इसमें H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, और जैसी गैस निकलेगी, आपसे कहें कि बताइए इसमें कौन सी गैस निकल रही है, कैसे टेस्ट करोगे, तो आप क्या कहोगे? आप एक जलती हुई तीली लाओगे, और जलती हुई तीली जैसी लाओगे, वो तीली फट, जैसे एक पटाखा होता है ना, बच्चों के पटाखे आते हैं, पॉपर जिसे हम कहते हैं, उसमें छोटी सी साउंड आती है, तो जैसे ही आप इस परख नली के ऊपर जलती हुई तीली लाएंगे, ये एकदम से पॉप साउंड देगी आपको। बस हम पहचान जाएंगे इस पॉप साउंड के द्वारा कि निकली हुई जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो इस भी क्रिया के द्वारा हम विस्थापन को अच्छे से समझ सकते हैं। एक और मैंने गतिविधि है, चूने को पानी में घोलकर उसका निरीक्षण सब कर सकते हैं घर पर। जब घर में दिवाली आती है या घर में पेंट होता है, तो अब तो चूने का प्रयोग तो कम हो गया है बेटा, लेकिन आज भी कुछ घरों में चूने का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब चूने को लाते हैं और चूने को लाने के बाद हम किसी बर्तन में घोलते हैं, तो आपने सबने देखा होगा, जैसे ही हम चूने को बर्तन में डालते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है और इसमें से थोड़ा सा धुआं सा आपको निकलते हुए दिखाई देता है, और जिस बर्तन में इस चूने को रखा जाता है वह बर्तन आपका गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा आज हमने अपनी उपचारात्मक कक्षा में सीखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आज का अभ्यास कार्य है कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की आपने अपनी कक्षा में पढ़ी, और इस चित्र में कौन सी गैस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। संयोजन और वियोजन में आपको अंतर बताना है। तो आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। सभी बच्चों को जय हिंद।